हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे गौरी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में हम सुनते हैं विकलांगता जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, तमाम लेटेस्ट खबरें और जॉब अलर्ट्स, और साथ ही साथ सुनते हैं अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है या कहीं मैट्रिमोनियल मीटिंग होने जा रही है, इन सभी के अपडेट्स के बारे में। साथ ही हम इस शो के दौरान सुनते हैं DEPWD MSJE डिपार्टमेंट की तरफ से ऑथेंटिक फेसबुक अपडेट्स भी। दोस्तों, पिछले कुछ सप्ताहों से आपके मैसेजेस हमें लगातार मिल रहे हैं। आपके शब्दों से मिल रही सराहना और सलाह दोनों ही हमारे लिए बहुत खास है, जिनका पूरा ध्यान देकर हम इस प्रोग्राम में बदलाव लाने की और प्रोग्राम को सही दिशा में रखने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप रेडियो उड़ान को लाइव सुनते हैं www.radioudan.com पर, यानी कि हमारी वेबसाइट पर प्ले बटन दबाकर। लेकिन इसके साथ ही साथ कई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल, एलेक्सा, ट्यूनइन और कई सारी ऑनलाइन रेडियो वेबकास्ट साइट्स पर भी आप रेडियो उड़ान का मजा लाइव उठा सकते हैं। वैसे अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि रेडियो उड़ान की ऐप भी मौजूद है, जिसे आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से ही डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेडियो उड़ान से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम मिस कर देते हैं और उसे जब चाहे जहां चाहे सुनना चाहते हैं, तो क्या करें? बस जाएं YouTube पर और सर्च करें रेडियो उड़ान और अपने फेवरेट शो का नाम, और आप सुन पाएंगे अपने फेवरेट शो को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। दोस्तों, रेडियो उड़ान विकलांगता जगत से जुड़े प्रोग्राम्स के साथ साथ कई एक्टिविटीज में भी जुड़ा रहता है और अपना यथासंभव यथाशक्ति सहयोग भी देता है। इन प्रोग्राम्स और इन अपडेट्स के बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं हमारे फेसबुक के पेज के माध्यम से, हमारे लिंक्डइन पेज पर, और आप इन लेटेस्ट अपडेट्स को पढ़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी। आशा करते हैं इन सभी पर आप रेडियो उड़ान को फॉलो जरूर कर रहे होंगे। दोस्तों, साथ ही साथ हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसी ऑथेंटिक जानकारी किसी वर्कशॉप के बारे में या किसी जॉब के बारे में हो जिससे विकलांगता जगत से जुड़े तमाम लोगों को लाभ मिल सकता है, तो आप ये ऑथेंटिक जानकारी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बहरहाल, अगर आज के शो की बात करें तो अब समय हो चला है आज के शो की हेडलाइंस सुनने का। देखते हैं कि आज के शो में कौन सी खबरें की गई है कवर। जमशेदपुर में नहीं मिल पा रहे हैं दिव्यांग बच्चों को अपनी शिक्षा के अधिकार। नई दिल्ली में विकलांग बच्चों के लिए एडमिशन्स की शुरुआत। सुनेंगे एक्सेसिबिलिटी के बैरियर्स तोड़ती रजनीकांत की फिल्म वेट्टेयन के बारे में। मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश। अगरतला में कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को मिला पहला कृत्रिम अंग, विकलांगता सहायता के क्षेत्र में बना मील का पत्थर। सुनेंगे NFB जॉब अलर्ट। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दिव्यांगों के पंजीकरण के लिए अलग काउंटर। एक्सीडेंट में दिव्यांग हुई बच्ची को 19 साल बाद कोर्ट ने दिलाया मुआवजा। महेंद्रगढ़ में दिव्यांग शिक्षक ने बैंक के बाहर किया पिंडदान। मध्य प्रदेश की एक दिव्यांग क्रिकेट टीम घोषित। सुनेंगे DEPWD MSJE फेसबुक सेक्शन। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर है जमशेदपुर से। पूर्वी सिंहभूम में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को प्रवेश के लिए उनके उचित अधिकार नहीं मिल पा रहे। NHRC झारखंड की विशेष रिपोर्टर सुचित्रा सिन्हा ने इस न्यूज को कवर किया है और उन्होंने कहा है कि दिव्यांग बच्चों के लिए अनिवार्य 4% का आरक्षण का पालन पूर्व सिंहभूम के 91 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नहीं किया जा रहा।
जब पूछा गया कि कोटा क्यों नहीं भरा जा रहा है तो अधिकारियों ने कहा कि विशेष छात्रों के लिए रैंप जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। 2016 के कानून में कहा गया है कि 40% से अधिक विकलांगता वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन निरीक्षण के दौरान ये पता चलता है कि 40% से कम विकलांगता वाले लोगों को नियुक्त किया गया था। दिव्यांग लोगों के लिए एक सामान्य सुविधा रैंप पूर्वी सिंहभूम के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, अब खबर नई दिल्ली से। शहर के निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी CWSN के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए 10 अक्टूबर से शुरू होंगे। शिक्षा निदेशालय एक बार फिर विशेष बच्चों के लिए विशेष सुविधा प्रदान कर रहा है। प्रवेश नीति के अनुसार 25% आरक्षित सीटों में से 3% सीटें विकलांग बच्चों के लिए हैं। प्रवेश कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली के माध्यम से किए जाएंगे। विकलांग बच्चों को श्रेणी के तहत आवेदकों के पास RPWD अधिनियम 2016 के तहत जारी मूल्यांकन दिशा निर्देशों में उल्लेखित सरकारी अस्पताल से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र लाना होगा। विकलांग व्यक्तियों के तहत जारी विकलांगता प्रमाण पत्र अधिनियम के लागू होने के बाद निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगा और प्रवेश के लिए उनका आय प्रमाण पत्र भी आवश्यक नहीं है। साथ ही शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के माध्यम से आवेदक को आवंटित स्कूल को किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाएगा। CWSN श्रेणी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों के निवारण तथा DOE द्वारा जारी निर्देशों और दिशा निर्देशों के अनुसार कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के माध्यम से चयनित सफल अभ्यर्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में उप शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है। DOE के निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में श्रेणी में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सोमवार से शुक्रवार के बीच हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत या प्रश्न उठाए जा सकेंगे। दोस्तों, पिछले गुरुवार यानी कि 10 तारीख को वेट्टयन आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और अब इस फिल्म के OTT पार्टनर का खुलासा भी हो चुका है। फिल्म सिनेमाघरों में अपनी यात्रा पूरी करने के बाद OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध होगी। हालांकि OTT रिलीज की तारीख की घोषणा अभी तक बाकी है। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि रजनीकांत की फिल्म वेट्टयन की चर्चा भला कम्युनिटी कलर्स में क्यों हो रही है? तो इसकी वजह ये है कि रजनीकांत की फिल्म वेट्टयन ऑडियो विवरण और बंद कैप्शंस के साथ आने वाली पहली तमिल फिल्म बन चुकी है। इसने एक्सेसिबिलिटी के बैरियर्स को तोड़ा है, सिनेमा को सभी के लिए सुलभ बनाया है। 10 अक्टूबर को ये फिल्म तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ में रिलीज होने के साथ साथ ऑडियो विवरण और बंद कैप्शंस के साथ रिलीज हुई है। दोस्तों, फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसमें रजनीकांत के अलावा अमिताभ बच्चन, फहद फाजिल, राणा दुगाबट्टी, मंजू वारियर, किशोर, रितिका सिंह, दुशारा विजयन, JM सुंदर, अभिरामी, रोहिणी, राव रमेश, रमेश तिलक, रक्षण और अन्य लोग महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म न्यायेतर हत्याओं की अवधारणाओं के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें रजनीकांत एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं चेन्नई से। यहाँ पर मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य को सरकारी स्कूलों में विकलांग बच्चों और डिप्टी वार्डन के बीच अनुपात तय करने और छात्रों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त डिप्टी वार्डन आवंटित करने के लिए नीतिगत निर्णय लेने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति N आनंद वेंकटेश ने लिखा कि सरकार को अधिक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, क्योंकि एक ही डिप्टी वार्डन को लगातार विकलांग बच्चों के एक बड़े समूह को संभालने के लिए नहीं लगाया जा सकता। न्यायाधीश एक डिप्टी वार्डन की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसे बिना किसी अवकाश के अतिरिक्त छात्रों को संभालने का काम सौंपा गया था।
दोस्तों, इस मामले में न्यायाधीश ने लिखा है कि यदि डिप्टी वार्डन को बिना किसी अवकाश के पूरे 365 दिन बच्चों के साथ रहने के लिए कहा जाता है तो इससे मानसिक थकान होगी और व्यक्ति पर इसके अपने परिणाम होंगे। डिप्टी वार्डन को भी बच्चों की देखभाल के लिए एक वैकल्पिक व्यक्ति नियुक्त करके अन्य सभी शिक्षकों की तरह छुट्टी दी जानी चाहिए और राज्य को पर्याप्त डिप्टी वार्डन नियुक्त करने का निर्देश दिया गया। न्यायाधीश ने राज्य को इस संबंध में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया और मामले को आगे की कार्रवाई के लिए 24 अक्टूबर तक पोस्ट कर दिया। दोस्तों, दरअसल पुदुकोट्टाई में दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक सरकारी हाई स्कूल की डिप्टी वार्डन याचिकाकर्ता बी गायत्री ने दिव्यांग कल्याण निदेशालय की कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें अतिरिक्त छात्रों को लेने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने सरकारी अवकाश दिए जाने की मांग भी की थी। दोस्तों, खबर अगरतला से। धलाई जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र ने सोमवार को कृत्रिम अंग वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कुष्ठ रोगों से पीड़ित लोगों की सहायता करना था। जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि गंदा तुइसा उपखंड के रतन नगर गाँव के एसके पारा की निवासी पवित्रा त्रिपुरा को कृत्रिम अंग मिला। कुष्ठ रोग से पीड़ित पवित्रा 2016 से इस बीमारी से जूझ रही थी और उनकी ठीक होने की यात्रा, उनके दृढ़ संकल्प और दृढ़ता की कहानी जिले में सभी लोग जानते हैं। कार्यक्रम में धलाई जिला कुष्ठ रोग अधिकारी डॉक्टर प्रीतम देव वर्मा ने कहा कि उनका मामला विशेष रूप से प्रेरणादायक है। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद पवित्रा ने अपने उपचार के दौरान अविश्वसनीय ताकत दिखाई। 2016 में कुष्ठ रोग से पीड़ित होने के बाद पवित्रा ने अगरतला जीबी अस्पताल में रेफर किए जाने से पहले विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में उपचार करवाया था। वहां कई परीक्षणों के बाद डॉक्टरों ने उनकी स्थिति की पुष्टि की। 16 मार्च 2024 को उनके उपचार ने एक महत्वपूर्ण मोड़ तब लिया जब अगरतला जीबीपी अस्पताल के डॉक्टरों को उनका एक पैर काटना पड़ा। पैर काटने के बाद कुष्ठ रोग उपचार दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हें कृत्रिम अंग लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। दोस्तों, राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विजय दास ने इस पहल के महत्व पर जोर दिया। त्रिपुरा में कुष्ठ रोगियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ये पहली बार है कि राज्य में किसी कुष्ठ रोगी को ठीक होने के बाद कृत्रिम अंग मिल पाया है। भावनात्मक समारोह का समापन 7 अक्टूबर 2024 को हुआ, जब पवित्रा को आधिकारिक तौर पर उसका कृत्रिम अंग दिया गया। कृत्रिम अंग के साथ समाज कल्याण विभाग ने उसकी सर्जरी की लागत कवर करने के लिए 12,000 रुपए का वित्तीय अनुदान भी दिया और उसके पति को एक विकलांग महिला से उसके विवाह को मान्यता देते हुए अतिरिक्त 50,000 रुपए दिए गए। धलाई जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुभाष आचार्य ने कहा कि हम उन लोगों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है जिन्होंने ऐसी बड़ी चुनौतियों को पार किया है। कुल मिलाकर सरकार ने पवित्रा को उसका नया अंग प्रदान करने के लिए लगभग 1.66 लाख रुपए खर्च किए, जो कुष्ठ रोगियों और विकलांग लोगों का समर्थन करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम में एक सुनने में अक्षम व्यक्ति को श्रवण यंत्र भी दिया गया, जो दिव्यांगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार के समर्पण को अधिक उजागर करता है। कार्यक्रम का उद्घाटन अम्बासा BAC के अध्यक्ष परिमल देव वर्मा ने किया, जिन्होंने एक बहुत ही मार्मिक अवसर की शुरुआत करते हुए औपचारिक दीप प्रज्वलन किया। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है।
देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब बारी है NFB का जॉब अलर्ट सुनने की। ओडिशा पुलिस मिनिस्ट्रियल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने 177 जूनियर क्लर्क की भर्ती में PWDs के लिए 7 रिक्तियां आरक्षित की हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 13 अक्टूबर। इससे पहले आपके आवेदन मिल जाने चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें odishapolice.gov.in। याद रहे odishapolice.gov.in। दोस्तों, खबर सुनते हैं नई दिल्ली से। यहाँ पर सफदरजंग अस्पताल के शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग की OPD में दिव्यांगों के लिए एक अलग पंजीकरण काउंटर बनाया गया है। अब उन्हें पंजीकरण और इलाज करने के लिए परेशानियों का सामना और लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। सफदरजंग अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर वंदना तलवार ने गुरुवार को इस काउंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नया काउंटर दिव्यांगों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और आसान करने के लिए शुरू किया गया है। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि दिव्यांग रोगियों को सामान्य पंजीकरण व्यवस्था में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दिव्यांगों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझकर व्यवस्था को उनके लिए अधिक आरामदायक और कुशल बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग के प्रमुख डॉक्टर अजय गुप्ता ने कहा कि इस विशेष काउंटर की स्थापना से दिव्यांग रोगियों के लिए स्वास्थ्य में सेवा सुधार हो सकेगा। विभाग में प्रतिदिन लगभग 500 मरीज आते हैं और इनमें बड़ी संख्या में दिव्यांग शामिल होते हैं। दोस्तों, अब आइए खबर सुनते हैं नई दिल्ली से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर से जुड़े एक मामले में 19 साल पहले एक ट्रक एक्सीडेंट में 75% तक विकलांग हो चुकी 2 साल की बच्ची की याचिका पर 17 साल बाद उसके हक में फैसला सुनाते हुए उसकी मुआवजे की राशि को 22 लाख रुपए बढ़ाकर इंश्योरेंस कंपनी को देने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता बच्ची द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दावा न्यायाधिकरण यानी कि क्लेम्स ट्रिब्यूनल के निर्णय को संशोधित करते हुए दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को 1,08,875 रुपए से बढ़ाकर 23,69,971 रुपए कर दिया है। ये आदेश जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित ने बुलंदशहर की बच्ची कुमारी चीनू की तरफ से बतौर गार्डियन उसकी मां द्वारा दाखिल अपील फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर पर दिया है। दोस्तों, मामले के अनुसार एक्सीडेंट की घटना 22 अगस्त 2005 की है, जब अपीलकर्ता ने अपने माता पिता के साथ मारुति कार से आगरा से बुलंदशहर के रास्ते में जा रही थी। तभी कार की ट्रक से आमने सामने भिड़ंत होने पर ये दुर्घटना घटी। इस दुर्घटना में 2 साल की बच्ची 75% तक विकलांग हो गई थी।
बुलंदशहर के मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में पीड़ित परिवार ने क्लेम दाखिल किया था, लेकिन मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अपर जिला न्यायाधीश की कोर्ट ने दोनों गाड़ियों की गलती मानते हुए बच्ची को 2,17,715 रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया था। इस पर नाबालिग बच्ची ने अपनी मां रूबी के माध्यम से ये क्लेम किया था। ट्रिब्यूनल ने 8 अगस्त 2007 को अपने फैसले में दावेदार अपीलकर्ता को एक्सीडेंट के बाद लगी चोटों के कारण उसके 6% ब्याज सहित 1,08,875 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए बच्ची की तरफ से इलाहाबाद कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं छत्तीसगढ़ से। एक दिव्यांग शिक्षक पवन दुबे ने बताया कि 24 सितंबर को अचानक उनके पिता का देहांत हो गया था। उनके पिता के निधन के बाद हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उन्होंने अंतिम संस्कार किया। इसके बाद उन्हें कहीं आना जाना मना था। इसी बीच शिक्षक ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने निवेदन किया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और सितंबर माह का लोन काटकर अगले महीने की कटौती की जाए। लेकिन बैंक के प्रबंधक ने दिव्यांग शिक्षक के प्रार्थना पत्र को नजरअंदाज कर दिया और शिक्षक का वेतन काट लिया। इस स्थिति ने दिव्यांग शिक्षक के लिए अपने पिता का अंतिम संस्कार संपन्न करना मुश्किल कर दिया। मानसिक और सामाजिक लाचारी के चलते शिक्षक पवन दुबे ने नाराज होकर बैंक के सामने बैठकर अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए मुंडन करवाया और वहीं पिंडदान भी किया। दोस्तों, इस घटना से जुड़ा वीडियो और साथ ही साथ श्री पवन दुबे का मैसेज भी सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश की दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन ने प्रदेश के 14 खिलाड़ी और 2 कोचों की सूची जारी की है। दोस्तों, आपको बता दें कि उदयपुर में नेशनल दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है। इसमें शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा सीट के लुकवासा के छोटे से कस्बे के रहने वाले युवक का चयन भी हुआ है। नेशनल दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए मध्य प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन ने 14 क्रिकेट खिलाड़ियों की टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में लुकवासा के दिव्यांग ऑलराउंडर अजय रघुवंशी को जगह मिलने से पूरे जिले में खुशी की लहर है। राजस्थान के उदयपुर में नेशनल दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता 15 से 25 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश सहित 24 प्रदेशों की टीम हिस्सा लेने वाली है। इससे पहले मध्य प्रदेश की टीम के सदस्यों के चयन के लिए भोपाल में 2 अक्टूबर को ट्रायल रखा गया था। ट्रायल में लुकवासा के अजय रघुवंशी सहित प्रदेश के कई जिलों के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इनमें लुकवासा के दिव्यांग ऑलराउंडर क्रिकेटर अजय रघुवंशी का नाम शामिल है। बाकी टीम में सचिन सिसोदिया राजगढ़, योगेंद्र भदौरिया ग्वालियर, आकाश यादव छिंदवाड़ा, गोपाल सिंह रीवा, नितिन बाथम इंदौर, विजय यादव बैतुल, नितिन चतुर्वेदी सिवनी, राहुल यादव भिंड, शिवम राठौर अनूपपुर, विकास पटले भोपाल, धर्मेंद्र राजपूत सीहोर, अजय रघुवंशी शिवपुरी, चंदन लोधी दमोह, आशीष उपाध्याय रायसेन को टीम में शामिल किया गया है। इसकी घोषणा मध्य प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन सचिव संजय सिंह तोमर द्वारा की गई। टीम के हेड कोच संजय पाल ग्वालियर बनाए गए। टीम के बॉलिंग के कोच के रूप में संजीव शर्मा ग्वालियर को शामिल किया गया है। दोस्तों, खबरें विस्तार से सुनने के बाद आइए अब आपका स्वागत करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में फिर से एक बार, और अब आपको सुनवाते हैं हमारा DEPWD MSJE फेसबुक अपडेट सेक्शन। जी हाँ दोस्तों, इस सेक्शन के तहत हम पढ़ने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE की तरफ से आ रही लेटेस्ट और ऑथेंटिक फेसबुक अपडेट्स। डिपार्टमेंट अपनी पहली फेसबुक अपडेट में लिखते हैं, एक उज्जवल कल के लिए अपनी आंखें खोलें, आज अपनी दृष्टि की रक्षा करें। विश्व दृष्टि दिवस
यानी कि वर्ल्ड साइट डे को सावधानी और जागरूकता के साथ मनाएं। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट ने साझा किया है वर्ल्ड साइट डे को लेकर एक छोटा सा ग्राफिक भी, जिसमें एक छोटा बच्चा अपनी आंखों के सामने मोटे चश्मे पकड़े नजर आता है। इस चित्र के नीचे लिखा गया है चिल्ड्रन लव योर आईज। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं डिपार्टमेंट की अगली पोस्ट की तरफ। दिव्यांग छात्रों के लिए सुनहरा अवसर। #एजुकेशन के क्षेत्र में पोस्ट मैट्रिक और उच्च श्रेणी की #स्कॉलरशिप योजनाओं के तहत @socialpwds आपको प्रोत्साहित करता है। आइए इस अवसर का लाभ उठाएं और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। आवेदन करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर लॉगिन करें। वेबसाइट है scholarships.gov.in। शिक्षा का दीप जलाएं और अपने सपनों को साकार करें। #शिक्षित दिव्यांगजन समर्थ भारत। दोस्तों, इस पोस्ट से जुड़े ग्राफिक में डिपार्टमेंट लिखते हैं दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति 2024-25, पोस्ट मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाएं। ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 31 अक्टूबर 2024। याद रहे, आप विजिट करें www.scholarships.gov.in पर। आइए इसी के साथ बढ़े चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जिसमें डिपार्टमेंट लिखते हैं #मेंटल हेल्थ वीक, मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह आ गया है। 7 से 12 अक्टूबर 2024 तक आइए हम सब मिलकर #मानसिक स्वास्थ्य यानी #मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और समावेशी समुदाय बनाएं। इस संबंध में DPWD के तत्वावधान में राष्ट्रीय संस्थानों ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की, जैसे कि कार्यशालाएं, स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता रैलियां। NIMHR सीहोर कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य की थीम पर विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित करके एक अभियान चला रहा है, ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके और स्वस्थ कार्य वातावरण का समर्थन किया जा सके। NIEPID सिकंदराबाद ने एक प्रेरक रैली के साथ सप्ताह की शुरुआत की, जबकि NILD कोलकाता और पंडित DDU राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग व्यक्ति संस्थान दिल्ली ने कार्यशालाएं, स्वास्थ्य शिविर और बहुत कुछ आयोजित किया। आइए हम सब मिलकर सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ ही अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम से जुड़ी कई तस्वीरें डिपार्टमेंट ने साझा की हैं, जिसमें सभी अधिकारीगण जोश और उत्साह से सहभागी होते नजर आते हैं। दोस्तों, डिसलेक्सिया से जुड़ी अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं अलग अलग दिमाग, असीमित संभावनाएं, सही समर्थन के साथ #डिसलेक्सिया एक ताकत बन जाती है, जो स्कूल, काम और जीवन में सफलता के लिए अनोखे रास्ते खोल सकती है। प्रारंभिक निदान, प्रारंभिक साक्ष्य आधारित पढ़ने में हस्तक्षेप और उचित समायोजन मिलने पर डिसलेक्सिक व्यक्ति अत्यधिक सफल हो सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ डिपार्टमेंट ने डिसलेक्सिया से जुड़ा एक ग्राफिक भी साझा किया है, जिस पर ब्रेन का चित्र बनाया गया है और कुछ लेटर्स भी बनाए गए हैं। सेरेब्रल पाल्सी से जुड़े अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं #वर्ल्ड #सेरेब्रल पाल्सी डे। दोस्तों, सेरेब्रल पाल्सी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गतिमान दिव्यांगजन संस्थान ने सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों को नई उड़ान दी। मुख्य अतिथि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग MSJE सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी ने निरामय बीमा योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए दिव्यांगों के सशक्तिकरण के बारे में बात की। कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम #वृक्षारोपण #ट्री प्लांटेशन अभियान चलाकर पर्यावरण और मातृत्व के प्रति सम्मान का संदेश दिया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों के प्रतिभाशाली प्रदर्शन के बाद सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने उन्हें सम्मानित भी किया।
दोस्तों, इस कार्यक्रम से जुड़ा मीडिया कवरेज भी डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट के साथ साझा किया है। इस मीडिया कवरेज में कई प्यारे प्यारे विकलांग बच्चे कार्यक्रम में जोश से शामिल होते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ अगली पोस्ट पर बढ़ते हुए डिपार्टमेंट सूचित करते हैं कि श्री राजेश अग्रवाल IAS सचिव विकलांगता व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग MSJE ने श्रीमती नीलांजना दासगुप्ता IAS विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त पश्चिम बंगाल, सुश्री मिताली बंदोपाध्याय निदेशक समाज कल्याण, सुश्री P चंपा विशेष सचिव और विशेष आयुक्त महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग, श्री सकैत अशरफ अली संयुक्त सचिव महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के साथ 5 अक्टूबर 2024 को बैठक की। बैठक में #UDID, #निरामय, #NILD में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने और दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन और पश्चिम बंगाल के दिव्यांगजनों को अधिक मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के दौरान NILD के निदेशक डॉक्टर ललित नारायण भी उपस्थित थे। दोस्तों, इस कार्यक्रम के मान्यवर गणों की एक साथ चर्चा करते हुए कुछ तस्वीरें भी इस पोस्ट पर साझा की गई हैं। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट सूचित करते हैं कि श्री राजेश अग्रवाल IAS सचिव विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग MSJE ने 4 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय गतिमान दिव्यांगजन संस्थान दिव्यांगजन कोलकाता का दौरा किया। उन्होंने NILD की गतिविधियों की समीक्षा की। NILD के प्रमुख अधिकारियों, निदेशक CRC, RC अधिकारियों तथा एलिम्को कर्मचारियों के साथ बैठकों की अध्यक्षता की और CPWD और NILD अधिकारियों के साथ NILD के नए भवन निर्माण की परियोजना की समीक्षा की। NILD और एम्स, कल्याणी और NILD और कुष्ठ मिशन कोलकाता के बीच 2 समझौता ज्ञापनों पर इस समय हस्ताक्षर भी किए गए। यात्रा के अंत में उन्होंने RCNIEPID और RCAYJNISHD कोलकाता का भी दौरा किया। पोस्ट के साथ बैठक की सभी तस्वीरें भी साझा की गई हैं, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के मान्यवर अधिकारी चर्चा में सम्मिलित होते नजर आते हैं। इसी के साथ बढ़े चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग MSJE द्वारा स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़े के दौरान दिव्यांगजनों के लिए बेहतर सुविधाओं और सफाई को प्राथमिकता दी जा रही है। इस अभियान के तहत सुलभ शौचालयों का निर्माण, सफाई कर्मचारियों के लिए चिकित्सा शिविर और वृक्षारोपण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए गए। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में सुलभ पुस्तकालय का उद्घाटन भी किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र में 150 दिव्यांग खिलाड़ियों द्वारा जागरूकता रैली ली गई। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता पर चर्चा की गई। ये अभियान #स्वच्छ और #स्वच्छ समाज के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराता है। साथ ही साथ दोस्तों, अभियान से जुड़ी कई सारी तस्वीरें इस पोस्ट के साथ दी गई हैं, जिसमें माननीय अधिकारी गण स्वच्छता की शपथ लेते हुए, वृक्षारोपण करते हुए, दिव्यांग जनों के साथ साथ स्वच्छता पखवाड़ा की रैली में शामिल होते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, आज का ये DEPWD MSJE फेसबुक अपडेट सेक्शन यही समाप्त होता है। आप हमें जरूर बताएं कि ये सेक्शन आपको कैसा लगता है और इससे मिली जानकारी से आप लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं। बहरहाल वक्त हो चला है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को समाप्त करने का, लेकिन रुकिए, कम्युनिटी कलर्स समाप्त करने से पहले आइए एक बार फिर से सुन लेते हैं आज के शो की हेडलाइंस। जमशेदपुर में नहीं मिल पा रहे हैं दिव्यांग बच्चों को अपनी शिक्षा के अधिकार। नई दिल्ली में विकलांग बच्चों के लिए एडमिशन्स की शुरुआत। सुनेंगे एक्सेसिबिलिटी के बैरियर्स तोड़ती रजनीकांत की फिल्म वेट्टयन के बारे में। मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश।
अगरतला में कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को मिला पहला कृत्रिम अंग, विकलांगता सहायता के क्षेत्र में बना मील का पत्थर। सुनेंगे एनएफबी जॉब अलर्ट। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दिव्यांगों के पंजीकरण के लिए अलग काउंटर। एक्सीडेंट में दिव्यांग हुई बच्ची को 19 साल बाद कोर्ट ने दिलाया मुआवजा। महेंद्रगढ़ में दिव्यांग शिक्षक ने बैंक के बाहर किया पिंडदान। मध्य प्रदेश की एक दिव्यांग क्रिकेट टीम घोषित। सुनेंगे DPW